भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ जिसने पहली बार उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से लेकर गंगा के मैदानों तक एक महान पॉलिटिकल ढांचा खड़ा किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्यों में बटा भारत अचानक एक साम्राज्य के अधीन आ गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे देश में महाजनपदों का उदय हुआ जिन्हें जीतते हुए मगध का एम्पायर बना। आज हम बात करेंगे भारत के पहले साम्राज्य के बारे में, जब एक ही डायनेस्टी ने लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे करीब 100 साल से भी ज्यादा राज किया। सवाल है कि आखिर मगध साम्राज्य मौर्य एम्पायर में कैसे बदला? क्या यह सिर्फ एक महान राजा की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे दशकों तक चली राजनीति, षड्यंत्र, युद्ध और कूटनीति की परतें थी? और अगर मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर था तो महज कुछ पीढ़ियों के भीतर उसका पतन कैसे हो गया? इतिहास की किताबें अक्सर हमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक के नाम तो बता देती हैं, लेकिन इन नामों के पीछे छिपी असली कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। क्या सच में चंद्रगुप्त की शुरुआत उतनी साधारण थी जितनी बात की परंपराएं बताती हैं? क्या अशोक ने गद्दी के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया था या फिर ये बात के ग्रंथों में जोड़ी गई, बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें थी? क्या कलिंग के युद्ध ने एक ही दिन में अशोक को बदल दिया या उसका परिवर्तन कई सालों तक चलने वाला प्रोसेस था? और क्या वास्तव में मौर्य साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था जैसा अक्सर नक्शों में दिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में मौर्यन एम्पायर की कहानी को जानेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो में आपको कई ऐसे सोर्सेस मिलेंगे जो एक दूसरे से एग्री भी नहीं करेंगे और ऐसे सवाल मिलेंगे जिन पर इतिहासकार आज भी बहस कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और मौर्यन एम्पायर की पूरी कहानी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा था। मगध यानी आज का बिहार सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका था। यहाँ पर राज करता था नंद वंश। महापद्म नंद नाम के राजा ने करीब करीब सारे क्षत्रिय राजाओं को मिटाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उसकी मौत के बाद गद्दी आई उसके बेटे धनानंद के हाथ में। यूनानी लेखकों के अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक और 9,000 युद्ध हाथी इसके पास थे। सुनने में डेटा किसी मूवी की स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इनका बार बार जिक्र मिलता है। तमिल महाकाव्य अहानानूर में यह तक कहा जाता है कि धनानंद ने अपना अकूत सोना गंगा नदी के तल में छिपा रखा था। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो इतनी दौलत इकट्ठी करने के लिए अच्छे खासे टैक्स लगाए गए होंगे। श्रीलंका के महावंश की टीका वसंत पक्कासिनी में जिक्र मिलता है कि धनानंद ने चमड़े, गोंद, लकड़ी और पत्थर तक पर कर लगाया था और गंगा नदी के तल में 80 करोड़ की संपत्ति छिपा रखी थी। हालांकि ये बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई लगती हैं, लेकिन तमाम बौद्ध और जैन ग्रंथों के साथ साथ पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि धनानंद ने टैक्स बहुत ज्यादा लगाया था। जनता इससे परेशान थी, त्राही त्राही कर रही थी। कुल मिलाकर मगध की धरती किसी विद्रोह के लिए बारूद की तरह तैयार हो चुकी थी। बस एक चिंगारी की देर थी, और ये चिंगारी आई उत्तर पश्चिम से। धनानंद के पिता जब गद्दी पर थे तब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर ने पूरे फारस के अखमेनी साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, वो साम्राज्य जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। फिर झेलम के किनारे राजा पोरस के साथ हुई खूनी लड़ाई में भी सिकंदर की जीत हुई। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे बढ़ने से सिकंदर को किसी भारतीय राजा ने नहीं रोका, बल्कि सालों से लगातार लड़ते लड़ते थक चुकी उसकी अपनी यूनानी सेना ने व्यास नदी के किनारे बगावत की और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की यूनानी सेनाएं व्यास नदी तक पहुंची। ये वो दौर था जब दुनिया का सबसे बड़ा जीता हुआ साम्राज्य भारत की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन नंद वंश की बेहिसाब सेना की कहानियां सुनकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस तरह सिकंदर की सेना देश के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़े बिना ही वापस चली गई। लेकिन सिकंदर के वापस लौटने के बाद उत्तर पश्चिम भारत यानी आज के पंजाब और सिंध में एक सत्ता का वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया। सिकंदर ने जिन गवर्नरों को नियुक्त किया था वो आपस में ही गद्दी के लिए लड़ने लगे। इसी उथल पुथल के बीच इतिहास के मंच पर उभरते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कोई ऐसे राजकुमार नहीं थे जिन्हें विरासत में गद्दी मिली हो। खास तौर पर प्लूटार्क के वृत्तांतों में चंद्रगुप्त को एक ऐसा महत्वाकांक्षी शख्स बताया गया जिसने सत्ता के इस खेल को बहुत करीब से समझा था। वैसे क्या आपको पता है कि यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस लिखते थे। 1793 में विलियम जोन्स ने पहली बार दुनिया को बताया कि सेंड्रोकोटस ही भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है।
कुछ प्राचीन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना के काम करने के तरीके, उनके फॉर्मेशन और उनकी जंग लड़ने की तकनीक को खुद अपनी आंखों से देखा था। सिकंदर के जाने के बाद जब यूनानी गवर्नर आपसी गुटबाजी में उलझे थे, तब चंद्रगुप्त ने इस अराजकता को एक बड़े मौके में बदल दिया। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त कोई आम विद्रोही नहीं थे। रोमन इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने लोगों को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए एक बहुत बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने पंजाब और सिंध के उन लड़ाकू गणराज्यों, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में आयुधजीवी संघ कहा गया है, उनको एकजुट किया। ये लोग सिकंदर से लड़ लड़कर कमजोर हो चुके थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने भाड़े के सैनिकों, लुटेरे कबीलों और लोकल लड़ाकों को मिलाकर एक बहुत बड़ा और आक्रामक सेना तैयार की। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक समझ ये थी कि उसने सीधे मगध पर हमला करने की मूर्खता नहीं की। यहीं पर आपको बताऊं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक बहुत पॉपुलर कहानी भी आती है जो लोक कथाओं में चलती है। कहा जाता है कि तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे। जब सिकंदर ने तक्षशिला पर हमला किया तो चाणक्य धनानंद को सचेत करने के लिए गए, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान करके उन्हें दरबार से निकाल दिया। इस बात से गुस्सा होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और नंद वंश को उखाड़ कर फेंकने की कसम खाई। इसके बाद वो विंध्य के जंगलों में राजा और प्रजा का खेल खेल रहे चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। दोनों ने मिलकर सेना बनाई और हमला किया, लेकिन हमला नाकाम हो गया। तब एक जगह गरम खीर खाते बच्चे को देखकर उन्हें साम्राज्य के किनारों यानी पंजाब से हमला करने की रणनीति बनाई और विष कन्याओं और जासूसों यानी गुप्तचरों के जाल से नंदवंश का अंत कर दिया। अब ये कहानी मैंने शॉर्ट में बताई है क्योंकि ये लोक कथा मानी जाती है और इतिहासकारों में इस लोक कथा के सही होने पर डाउट है। इनफैक्ट इतिहासकारों में चाणक्य को लेकर भी काफ़ी सारे डाउट है। अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि चाणक्य का जो कैरेक्टर है वो मिथ है या फिर रियलिटी है। अब अगर फैक्ट्स के आधार पर देखें तो चंद्रगुप्त ने पहले नॉर्थ वेस्ट में अपनी आर्मी और अपनी इकोनॉमी मजबूत की। यूनानी छावनियों पर कब्जा करके उसने न सिर्फ अच्छी खासी मात्रा में हथियार और सप्लाई हासिल की, बल्कि यूनानियों की जंग लड़ने की महारत को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब नॉर्थ वेस्ट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया, तब उसने ईस्ट में धनानंद के साम्राज्य की ओर कूच किया। इस तरह मगध को फतह करने का अभियान केवल जासूसों या दरबार की साजिशों तक लिमिटेड नहीं था। यह बहुत ही लंबा, सिस्टमैटिक और भयानक मिलिट्री स्ट्रगल था। इस काम के लिए चंद्रगुप्त ने हिमालयी क्षेत्र के एक ताकतवर राजा प्रवर्तक के साथ हाथ मिलाया। इस गठबंधन से उसे वो हाथी और एक्स्ट्रा सेना मिली जो धनानंद की लाखों की फौज से टकराने के लिए जरूरी थी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में नंदों और मौर्यों के बीच हुए इस जंग का बहुत भयानक जिक्र मिलता है। यह ग्रंथ बताता है कि भद्रसाल, जो नंदों का सेनापति था, और चंद्रगुप्त की सेनाओं के बीच हुए इस युद्ध में लाखों सैनिक और हाथी घोड़े मारे गए। ये घटना इस बात का सबूत है कि किसी झोपड़ी में खीर बनाने वाली घटना से इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि ये एक फुल स्केल वॉर थी। चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के सीमांत इलाकों को पहले जीता, उनकी सप्लाई लाइन काटी और फिर पाटलिपुत्र की एक लंबी घेराबंदी की। आखिरकार साल 321 ईसा पूर्व में डिप्लोमेसी, अच्छी खासी जंग लड़ने के बाद और एक क्लियर मिलिट्री विजन के दम पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। कहने का मतलब ये है कि एम्पायर खड़ा करने की पहली सीढ़ी पार हो गई, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सिकंदर के मरने के बाद उसका एक पुराना सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत को दोबारा जीतने के इरादे से वापस लौटा। साल 305 ईसा पूर्व की बात है। सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। इस बार सेल्यूकस का सामना बिखरे हुए छोटे छोटे स्टेट से नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य की संगठित और अनुशासित सेना से था। सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में दोनों सेनाएं आपस में टकराई। सेल्यूकस को इस लड़ाई में इतनी बुरी हार मिली कि उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसे अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करनी पड़ी और साथ ही साथ आज का पूरा अफगानिस्तान और कंधार का इलाका, जिसे उस टाइम पर इराकोशिया कहा जाता था, और बलूचिस्तान का हिस्सा जिसे गेड्रोशिया कहते थे, ये सारे इलाके मौर्यन एम्पायर को सौंपने पड़े। इस एक जीत से मगध एम्पायर की सीमाएं वेस्ट में इतनी दूर तक पहुंच गई कि पहले कभी नहीं पहुंची थी। इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने भारत में सालों बिताए और अपनी किताब इंडिका में मौर्य दरबार, सेना के संगठन, शहर की बनावट और यहाँ तक कि किसानों की जिंदगी तक का ब्यौरा लिखा। इसी किताब में इन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में भी बताया है। इसमें 30 सदस्यों के म्युनिसिपल बोर्ड, जो कि 6 कमेटियों में बटे हुए थे, इसका भी हमें जिक्र मिलता है। ये साबित करता है कि मौर्यों का प्रशासन कितना मॉडर्न था। आज ये किताब पूरी तरह से मौजूद नहीं है,
लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों ने इसके हिस्से अपनी किताबों में कोट किए हैं और यही हमारे लिए मौर्य साम्राज्य को बाहरी नजरिए से समझने के लिए सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। चंद्रगुप्त अब भारत के ताकतवर सम्राट बन चुके थे। उनके राज्य की सीमाएं उत्तर में हिंदू कुश पर्वत यानी आज के अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी को समझ ही नहीं आया। साल 297 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। असल में जैन संत भद्रबाहु ने 12 साल के भयंकर अकाल की भविष्यवाणी की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त खुद कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहां जैन परंपरा के मुताबिक सलेखना व्रत धारण कर लिया, यानी धीरे धीरे भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। एक सम्राट जिसने सेल्यूकस जैसे यूनानी सेनापति को झुका दिया, आखिर में एक साधु की मौत मरा। इस पूरी कहानी पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी आती है बिंदुसार के पास। बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात भी कहा जाता है, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। बिंदुसार ने साम्राज्य को और फैलाया। इन्होंने साउथ में मैसूर तक अपनी पकड़ बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह यूनानी दुनिया से रिश्ते बनाए रखे। पहले सेल्यूकस तो बाद में सीरिया के राजा एंटियोकस, उनके दरबार से पत्र व्यवहार होता रहा। कहा जाता है कि बिंदुसार ने एक यूनानी दार्शनिक को अपने दरबार में भेजने की गुजारिश तक की थी। इसी कड़ी में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा और मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नाम का एक दूत नियुक्त किया। उस दौर में जहां इजिप्ट में सिकंदर के सेनापतियों के वंशज राज कर रहे थे, चीन में अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे, वहीं भारत का मौर्य साम्राज्य एशिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे बड़े एम्पायर्स में गिना जाता था। बिंदुसार के काल में ही तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह भी हुए, जिन्हें शांत करने के लिए उन्होंने अपने 2 बेटों अशोक और सुसीम को भेजा। बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह ही जैन धर्म को प्रोटेक्शन दिया। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। मंच तैयार हो रहा था इतिहास के सबसे उलझे हुए और सबसे विवादित कैरेक्टर के लिए। साल 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत हो गई। बौद्ध परंपरा के मुताबिक बिंदुसार के कई बेटे थे और हर एक बेटे की नजर उसी एक तख्त पर टिकी थी। उनकी मौत के बाद करीब 4 साल तक मौर्य साम्राज्य की गद्दी खूनी लड़ाई में जलती रही। कहा जाता है कि उत्तराधिकार की इस लड़ाई में 99 भाइयों की हत्या हुई। आखिरकार जो राजकुमार तख्त पर बैठा उसे लोग बुलाते थे चंडाशोक, यानी क्रूर अशोक। और यहीं पर वो सवाल आता है जिस पर इतिहासकार आज भी बटे हुए हैं। क्या सच में अशोक ने गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई थी? श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश और महावंश इस दावे को बहुत जोर शोर से बताते हैं, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि यह आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसके पीछे का मकसद ये दिखाना था कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक कितना बड़ा राक्षस था, ताकि आगे चलकर उसमें आया बदलाव और भी चमत्कारी दिखाई दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशोक के अपने 5वें शिलालेख में उसके भाइयों, परिवार के दूसरे सदस्यों का जिक्र भी मिलता है जो उस वक्त तक जिंदा थे और जिनके अपने आवास भी थे। यानी ये 99 वाली हत्याओं वाली कहानी शायद उतनी सच नहीं है जितनी मशहूर है। फिर भी दोस्तों, सत्ता के स्ट्रगल में ऐसा नहीं है कि कुछ खूनी झड़पें ना हुई हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ राजकुमार मारे भी गए हों, लेकिन आखिरी रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनने के शुरुआती सालों में अशोक एक बेहद एम्बिशियस और हमलावर शासक था। इसने अपने साम्राज्य का और विस्तार करने की सोची। इसी साम्राज्य के विस्तार की भूख और कोई उसकी सत्ता को चैलेंज ना कर ले, इसकी जिद के कारण राजा बनने के 8वें साल उसकी नजर एक ऐसे राज्य पर पड़ी जो अभी तक मौर्यों के कंट्रोल से बाहर था। इस राज्य का नाम था कलिंग। कलिंग को अगर देखा जाए तो ये कोई आम राज्य नहीं था। ये भारत के पूर्वी समुद्र पर बसा एक बहुत ही अमीर इलाका था। यहाँ से समुद्री व्यापार होता था और कलिंग की अपनी एक मजबूत नेवी भी थी। मगध के पड़ोस में होते हुए भी कलिंग की अपनी आज़ादी अभी तक बची हुई थी और यही बात अशोक को खटकती थी। गद्दी संभालने के 8वें साल यानी 260 ईसा पूर्व में विस्तार की भूख अशोक को कलिंग की तरफ ले गई। कलिंग आज का ओडिशा है। खैर, जो युद्ध वहाँ हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, वो एक नरसंहार था। अशोक के अपने 13वें शिलालेख में लिखा है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और इससे भी कहीं ज्यादा लोग भूख और बीमारी से मरे। दया नदी जो पास में बहती थी कलिंग के मैदान के पास, कहते हैं कि वो खून से लाल हो गई। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी आता है। मैदान में बिखरी लाशें, चीखती हुई विधवाएं और तबाह हो चुके गांव, इन सब ने उस राजा के अंदर कुछ तोड़ दिया जो कभी क्रूरता के लिए जाना जाता था।
लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। जैसा अक्सर बताया जाता है, जैसा हम कहानियों में सुनते हैं महिमा मंडित करके, ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि अशोक पहले एक साधारण उपासक बना, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला एक आम इंसान। इसके सालों बाद उसने भिक्षु जैसा जीवन आंशिक रूप से अपनाया, यानी कलिंग युद्ध ने उसे तुरंत बौद्ध नहीं बना दिया, बल्कि ये एक धीमा और गहरा आइडियोलॉजिकल सफर था। कलिंग की जंग के बाद अशोक ने हिंसा की जगह धम्म को हथियार बना लिया। धम्म का मतलब सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था, इसमें कई ठोस बातें भी शामिल थी। जानवरों की बलि पर रोक, बुजुर्गों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाना, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाना और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी दवाखाने बनवाना, ये सब अशोक के शिलालेखों में दर्ज है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो हर 5 साल में साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करें और जनता की भलाई से जुड़े कामों की जांच करें। एक राजा जो कभी युद्ध के मैदान में लाशें बिछाने का काम करता था, वो अब सड़क के किनारे पेड़ लगवा रहा था। ये बदलाव अपने आप में इतिहास का एक अनोखा उदाहरण है और इसी वजह से कई बार अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी इतिहासकारों में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इतिहासकार D.R. भंडारकर मानते थे कि अशोक का धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था, कुछ और नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन रोमिला थापर जैसी कई मॉडर्न इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करती। उनका मानना है कि धम्म कोई धार्मिक आंदोलन जैसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े कल्चरल रूप से अलग अलग कम्युनिटीज वाले एम्पायर को एक धागे में पिरोने के लिए बनाया गया एक तरह का सामाजिक आचार संहिता था। यानी अशोक ने धम्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने एम्पायर को पॉलिटिकली एकजुट रखने के लिए भी किया। रोमिला थापर का तर्क तब और पुख्ता हो जाता है जब हम देखते हैं कि अशोक ने इस आचार संहिता के प्रचार के लिए मास कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशनरी इस्तेमाल किया। अशोक ने अपने पछतावे, अपने मैसेजेस और अपने कानूनों को बड़ी बड़ी चट्टानों और चुनार के बलुआ पत्थरों से बने खंभों पर खुदवाया। ये मैसेजेस सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं थे, ये लैंग्वेज प्राकृत में थे, ग्रीक और अरामी, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में खुदवाए गए, ताकि एम्पायर के हर कोने का इंसान उसकी बात को समझ सके। अब यही बात अपने आप में खुद को हैरान करने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से में इतनी बड़ी तादाद में ईरानी और यूनानी मूल की आबादी रहती थी कि उनके लिए अलग लिपि में शिलालेख खुदवाना भी जरूरी समझा गया। जो प्राकृत के शिलालेख थे उनमें ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, जबकि उत्तर पश्चिम के इलाकों में खरोष्ठी लिपि भी मिलती है। यानी एक ही सम्राट का संदेश अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा और अलग अलग लिपि में ढाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी आम जनता उसे अपनी भाषा में पढ़ या सुन सके। ज़्यादातर शिलालेखों में अशोक का नाम देवानामप्रिय है, सिर्फ मास्की और गुर्जरा के शिलालेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। यही नहीं, अशोक ने अपने पूरे प्रशासन को भी पूरी तरह से बदला। साम्राज्य को 5 बड़े बड़े प्रांतों में बांटा गया और सत्ता को केंद्र से थोड़ा दूर यानी विकेंद्रीकृत किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मुताबिक पूरे साम्राज्य पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक इनविजिबल जाल बिछाया गया। इसमें 2 तरह के जासूस होते थे, संस्था यानी एक जगह पर टिक कर रहने वाले, और संचर यानी लगातार घूमने वाले। यही वो खुफिया तंत्र था जिसने मौर्य साम्राज्य को इतने बड़े इलाके पर लंबे टाइम तक टिकाए रखा। मौर्य एम्पायर के ये जासूस सिर्फ राजमहल के भीतर की साजिशों पर नजर नहीं रखते थे, बाजार में बैठे व्यापारियों के बीच, गांव के मंदिरों में और यहाँ तक कि शराब बेचने वाली दुकानों में भी ये जासूस आम लोगों का भेष बदल कर तैनात रहते थे। अर्थशास्त्र में तो ये तक बताते हैं कि भिखारी, साधु और वेश्याओं के भेष में भी जासूस भेजे जाते थे, ताकि हर तबके की खबर राजा तक पहुंचती रहे। ये सुनकर आज के ज़माने की खुफिया एजेंसियां भी शायद हैरान रह जाएं, क्योंकि ये तरीका 2500 साल पहले भारत में इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि फिर मैं ये बात कहूँगा कि चाणक्य के कैरेक्टर की रियलिटी को लेकर बहुत सारे डाउट हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो जब लाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अब इन जासूसों और सेना के अलावा मौर्य साम्राज्य की असली ताकत उसकी इकोनॉमी और उसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी किताब में एक विशाल रॉयल हाईवे का जिक्र करते हैं, जिसे उस दौर में उत्तरापथ कहा जाता है। ये आज के मशहूर जीटी रोड का प्राचीन रूप था, जो नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला से शुरू होते हुए सीधे राजधानी पाटलिपुत्र और बंगाल तक जाता था। इस सड़क के हर आधे मील पर दूरी नापने वाले माइल स्टोन यानी पत्थर लगे होते थे। मौर्य काल में सरकार सिर्फ टैक्स नहीं वसूलती थी, बल्कि देश की सबसे बड़ी व्यापारी खुद सरकार ही थी। अर्थशास्त्र के हिसाब से शराब बनाने, नमक उत्पादन, खनन और हथियारों के निर्माण में सरकार का सीधा सीधा मोनोपोली था। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 27 अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। यानी एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड अर्थतंत्र था जहां सूत काटने से लेकर समुद्री जहाज बनाने तक का हर बड़ा उद्योग सीधे सम्राट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होता था।
दोस्तों, प्रशासन की इस मॉडर्निटी का एक और चौंकाने वाला पहलू पाटलिपुत्र के दरबार में दिखता था। चंद्रगुप्त मौर्य की पर्सनल सिक्योरिटी का जिम्मा पुरुष सैनिकों की बजाय हथियारों से लैस विदेशी महिलाओं के पास था, जिन्हें यवनी या ग्रीक वुमेन कहा जाता था। जब सम्राट शिकार या जनता के दर्शन के लिए महल से बाहर निकलते तो ये महिला बॉडीगार्ड्स उनके रथ को चारों तरफ से घेर कर चलती थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र शहर को चलाने वाले म्युनिसिपल बोर्ड में एक बेहद एडवांस सिस्टम का जिक्र मिलता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। आज से 2300 साल पहले पाटलिपुत्र की एक खास समिति का काम सिर्फ इस रिकॉर्ड को रखना था कि शहर में कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि टैक्स की चोरी को सख्ती से रोका जा सके। प्राचीन भारत में इस स्तर का माइक्रो मैनेजमेंट और डेटा कलेक्शन उस वक्त दुनिया के किसी भी अन्य समकालीन साम्राज्य में शायद ही देखने को मिलता है। लेकिन जिस शांति ने दोस्तों अशोक को महान बनाया, वही शांति धीरे धीरे साम्राज्य की जड़ों को भी कमजोर करने लगी। अहिंसा की नीति की वजह से सेना पहले जितनी ताकतवर नहीं रही, साथ ही एक बहुत बड़ी नौकरशाही को चलाने का आर्थिक बोझ भी बढ़ता चला गया। साल 232 ईसा पूर्व में अशोक की मौत हो गई और उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आखिरकार साल 184 ईसा पूर्व में मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैनिक निरीक्षण के दौरान आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी। इस तरह 137 साल तक चले उस गोल्डन पीरियड का अंत हो गया, जिसने भारत को उसका पहला वाकई बड़ा साम्राज्य दिया था। लेकिन सिर्फ कमजोर सेना ही इस पतन की वजह नहीं थी। इतिहासकार इस बात पर भी गौर करते हैं कि इतना बड़ा और डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर चलाना अपने आप में एक भारी चैलेंज था। हर प्रांत तक शासन की पकड़ बनाए रखना, दूर दराज के इलाकों से टैक्स वसूलना और इतनी बड़ी नौकरशाही को सैलरी देना, ये सब मिलकर खजाने पर भारी बोझ डाल रहे थे। अशोक के बाद आने वाले राजा उतने काबिल नहीं निकले और धीरे धीरे कई प्रांत अपने आप में स्वतंत्र फैसले लेने लगे। यानी साम्राज्य का टूटना किसी एक झटके से नहीं, बल्कि दशकों की धीमी गिरावट से हुआ। हालांकि मौर्यों के पतन को लेकर एक और दिलचस्प बात आर्कियोलॉजी से भी पता चलती है। आर्कियोलॉजी बताती है कि बाद के मौर्य काल के आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन्स में चांदी की मात्रा बहुत कम हो गई थी। ये कहीं ना कहीं एक भयंकर आर्थिक मंदी का पक्का सबूत भी है। यानी कि मौर्यों के सिर्फ राजा कमजोर नहीं हो रहे थे, बल्कि आर्थिक रूप से भी मौर्य एम्पायर खोखला होता जा रहा था। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल आता है, जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आखिर थे किस जाति के? ब्राह्मणवादी ग्रंथ जैसे पुराण और विशाखदत्त का लिखा नाटक मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को शूद्र या वृषल यानी निम्न कुल का बताते हैं। इनके मुताबिक चंद्रगुप्त नंदों के दरबार की एक दासी मुरा के बेटे थे। दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन सोर्सेस बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वो चंद्रगुप्त को पिप्पली वन के मौर्य नाम के एक क्षत्रिय कबीले से जोड़ते हैं। रोमिला थापर जैसे मॉडर्न इतिहासकार इस पूरे मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखती हैं। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त शायद किसी साधारण या छोटे कबीले से ताल्लुक रखते थे और जब वो सत्ता में आए तो बाद में उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देकर महिमा मंडित कर दिया गया। इतिहास में ऐसा अक्सर होता है, जीतने वाला अपनी कहानी खुद लिखता है और उसकी उत्पत्ति को जरूरत के हिसाब से गढ़ा जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त की असली जाति आज भी इतिहास के पन्नों में एक धुंधला सवाल बनी हुई है। अब दोस्तों, इन पूरे विवाद से एक बात साफ होती है, इतिहास कभी भी ब्लैक और व्हाइट के रंग में नहीं पड़ता। हर बड़े कैरेक्टर के पीछे उसकी अपनी मजबूरियां, उसके अपने एम्बिशंस और उसका अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। और चंद्रगुप्त की जाति का ये विवाद इसी बात की एक मिसाल है। एक और बहस जो अक्सर उठती है वो ये है कि क्या मौर्य साम्राज्य सच में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करता था? पुराने इतिहास की किताबों में अक्सर एक नक्शा दिखाया जाता है जिसमें लगभग पूरा भारत मौर्य रंग में रंगा नजर आता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, खास करके आज के तमिलनाडु और केरल का एक बहुत बड़ा भाग मौर्य कंट्रोल के बाहर ही रहा। अशोक के शिलालेखों में खुद चोल, पांड्य और सत्यपुत्र जैसे दक्षिणी राज्यों का जिक्र मिलता है, जिन्हें पड़ोसी और मित्र राज्य बताया गया है, न कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा। यानी मौर्य साम्राज्य जितना विशाल था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर एक जैसा मजबूत नहीं था। कहीं सीधा शासन था तो कहीं सिर्फ प्रभाव और मित्रता का रिश्ता था। तमाम स्रोतों में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सेना की पूरी लॉजिस्टिक्स का जिक्र मिलता है। सैनिकों के लिए राशन का इंतजाम, हथियारों की सप्लाई, हाथियों की देखभाल के अलग विभाग और यहाँ तक कि युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के इलाज के लिए भी नियम बनाए गए थे। यह सब सुनकर लगता है कि मौर्य प्रशासन किसी मॉडर्न सरकार से कम नहीं था, बस टेक्नोलॉजी अलग थी। अब एक और बात जो अक्सर छूट जाती है वो है उस दौर की आम जनता की जिंदगी। जहां राजा और सेनापति की बातें तो इतिहास की किताबों में जगह पा जाती हैं, वहीं आम किसान, व्यापारी और मजदूर अक्सर भुला दिए जाते हैं।
लेकिन यही आम लोग थे जिन पर टैक्स का बोझ पड़ता था। इनके बेटे सेना में भर्ती होते थे और जो युद्ध की सबसे बड़ी कीमत भी चुकाते थे। नंद वंश के भारी टैक्स से लेकर मौर्य प्रशासन के संगठित लेकिन सख्त ढांचे तक आम जनता की जिंदगी हमेशा सत्ता के इस बड़े खेल के बीच में पिसती रही। जरा सोचिए उस दौर के आम किसान की जिंदगी के बारे में, जो ना तो राजा था न सेनापति, बस अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। अर्थशास्त्र के मुताबिक राज्य की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का एक तय हिस्सा टैक्स के तौर पर देना होता था और सिंचाई के लिए बनी नहरों और तालाबों के इस्तेमाल पर भी अलग से टैक्स लगता था या ड्यूटी लगती थी। युद्ध के समय इन्हीं गांवों से अनाज और मजदूर जबरन इकट्ठा किए जाते। सैनिकों के लिए भोजन बनाना हो या हथियार ढोना हो। कलिंग जैसी बड़ी लड़ाई का मतलब सिर्फ मैदान में मरने वाले सैनिक नहीं थे, बल्कि उन गांवों की बर्बादी भी थी जिनसे सप्लाई खींची जाती थी। यही वो अनकही कीमत है जो इतिहास की किताबों में अक्सर डेटा के पीछे छिप जाती है। यही वजह है कि मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। एक ऐसी कहानी है जहां एक अपमान से बदला जन्म लेता है, एक बच्चे का खेल असली राजनीति में बदल जाता है, एक माँ की डांट युद्ध की रणनीति बदल देती है और एक भयानक नरसंहार आखिरकार एक राजा को इंसान बना देता है। इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं आती, बल्कि धैर्य, रणनीति और कभी कभी अपनी ही गलतियों के सीखने से भी आती है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद भी उसकी छाप भारत की राजनीतिक सोच पर सदियों तक बनी रही। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आगे चलकर सदियों तक भारतीय राजाओं के लिए एक तरह की पॉलिटिक्स की पाठ्य पुस्तक बना रहा। हालांकि इस पर अभी भी डिबेट है, मैं बार बार इस बात को आपको बोल रहा हूँ। अशोक के खुदवाए हुए स्तंभ आज भी सारनाथ, दिल्ली और वैशाली जैसी जगहों पर खड़े हैं। हजारों साल की धूप बारिश झेल कर भी अपनी जगह पर ये टिके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस अशोक चक्र को उस दौर में धम्म और नैतिकता के प्रतीक के तौर पर गढ़ा गया, उसी चक्र को आज़ाद भारत ने अपने संविधान की भावना से जोड़कर तिरंगे के बीचों बीच सजा दिया। आज जब हम तिरंगे में वो 24 तीलियों वाला चक्र देखते हैं तो शायद ही किसी को याद आता है कि ये चिन्ह किसी शांति की सीधी कहानी से नहीं, बल्कि खून, पछतावे और बदलाव की एक लंबी यात्रा से निकला है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरे मौर्य साम्राज्य की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।